सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 5.1 और हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए एक फिक्स किराया है। पहले किलोमीटर के लिए एक फिक्स किराया है कि 15 रुपये हमारा लगेगा। अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये हमें देना पड़ेगा। अगर हम 1 किलोमीटर से बढ़ा देते हैं, अपना जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर जाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा किलोमीटर होगा उसका हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मतलब हम हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए तो हमारा किराया फिक्स हो गया, जबकि दूसरे किलोमीटर से जितने किलोमीटर भी जाना हो हमें, वहां से क्या हो गया है, किराया 8 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना हो गया, ₹50, ये हमारा फिक्स प्राइस है। हम 1 किलोमीटर जाएंगे या 10 किलोमीटर जाएंगे तो पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया होगा। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर के बाद हमने 1 किलोमीटर और चला, तो दूसरे 1 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो ₹8 होगा। फिर अगर तीसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं तो भी हमारा जो किराया होगा 8 रुपये होगा। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो 15 रुपये होगा। 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 धन 8 23 रुपये हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो 23 8 31 रुपये हो जाएगा। अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 31 8 39 रुपये हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें कि पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फिक्स किराया है, पहले 1 किलोमीटर का फिक्स किराया ₹15 है। अब इसके बाद हम अगर 1 भी किलोमीटर चलते हैं, जैसे कि हमें टोटल 2 किलोमीटर चलना होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 पर किलोमीटर कि अगर हम 1 किलोमीटर भी चलते हैं एक्स्ट्रा तो 8 रुपये देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें एपी क्या बनता है कि जो A1 है, ए है वो कितना मिल गया, हमें 15 मिल गया। जबकि ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो हमारा क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कैसे देखते हैं कि जो पहला किलोमीटर है उसके लिए हमारा किराया कितना हो गया, ए बराबर 15 हो गया। जबकि अगर हम बात करें दूसरे किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होता है। अब यहाँ पे कितना है, 15 धन 8। क्यों 8 क्यों हमने जोड़ दिया, क्योंकि जो पहले किलोमीटर के बाद अगर हम दूसरा किलोमीटर भी चल लेते हैं, मतलब टोटल 2 किलोमीटर जाते हैं, तो हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, 23 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम तीसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं, ए प्लस 2डी बराबर 15 धन 8 बराबर 31 रुपये हो जाएगा। अर्थात इससे हमारी जो एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी बन रही है, वो ये होगी 15 23 31 39। तो जो दिया गया स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, हमारा ये जो क्वेश्चन है पहले का पहला वो हमारा समांतर श्रेणी में है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखते हैं
कि जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा होती है वो क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। लेकिन हमें जब बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। लेकिन जब हमें इसकी मात्रा ही नहीं पता है, क्या है, हमारे बैलून में जो गुब्बारा है उसमें कितनी हवा भरी गई है, जब वही हमें नहीं पता है और कहता है कि हम प्रत्येक बार 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें जब इसी की मात्रा नहीं पता है कि बैलून में टोटल है कितनी, तो हम निकालेंगे कैसे, कितने 1/4 हवा जो उसका भाग है। इस तरह से ये जो संभावना है वो हमारे समांतर श्रेणी में लागू नहीं होगी। अगर इसका कुछ जो टोटल आयतन है, मतलब बैलून में उपस्थित हवा की मात्रा हमें पता होती, तो फिर हम कह सकते थे ये जो सवाल है उसमें समांतर श्रेणी निर्मित होती। लेकिन जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का ही, वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, एपी में नहीं, बस इतने आंसर है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बनाई गई नहीं, क्योंकि इसके जो बैलून की हवा की मात्रा है वो हमें दी ही नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में अगर प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए हमारा 50 रुपये बढ़ता जाता है। कहता है कि प्रथम अगर हम कुआं खोदते हैं 1 मीटर तक के लिए, अगर हम सिर्फ 1 मीटर खुदाई करें तो हमें सिर्फ 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1 मीटर के बाद हम जितनी भी खुदाई करना चाहिए, अगर 1 मीटर खोदते हैं 1 मीटर के बाद तो हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 मीटर खोदते हैं तो 50 + 50 देना पड़ेगा। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है सेम है कि पहले मीटर की खुदाई के लिए, पहले प्रथम 1 मीटर की खुदाई का लागत 150 है। अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत ₹50 है। अगर हम 1 मीटर खुदवाते हैं कुआं तो 150 रुपये लगेगा। 2 मीटर खुदवाते हैं तो 50 प्लस हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। अगर हम 3 मीटर खुदवाते हैं तो 200 में फिर से 50 प्लस हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर A1 ए बराबर दे दिया 150 कि अगर 1 मीटर भी हम खुदाई करवाते हैं तो हमारा 150 रुपये लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर हम A2 की, कि अगर हम 2 मीटर खुदाई करवा दें, 2 मीटर खुदाई करवा दें तो 150 प्लस 50 हो जाएगा, कितना लग जाएगा 200 रुपये। अगर हम बात करें कि 3 मीटर की खुदाई करवा दें तो 200 प्लस 50 बराबर 250 हो जाएगा। A4 मतलब अगर हम 4 मीटर, कितने मीटर 4 मीटर खुदाई करवा दें तो 250 प्लस 50 बराबर 300 हो जाएगा। इस तरह से ये रेट बढ़ता जाएगा। तो जो दिया गया प्रश्न है वो एक एपी का निर्माण करेगा, और एपी क्या होगी 150, 200, 250, 300, जहां पर ए बराबर 150 और डी बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो 200 माइनस 150 बराबर 50 आ जाएगा। तो ये जो हमारे समांतर श्रेणी है मेन ये है, यही हमारी समांतर श्रेणी बनेगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि हमारी जो राशि है वो 10,000 रुपये है। टोटल राशि हमारी कितनी है 10,000 रुपये है। हमारे खाते में राशि कितनी है 10,000 रुपये है। ठीक है, देख लेते हैं।
10,000 रुपये राशि। अब कहता है कि 8% वार्षिक दर से इसका जो रेट होगा वो 8% पर एनम, मतलब 1 साल का रेट कितना होगा, 8% होगा। अब कहता है कि ये मिश्र धन से की दर से बढ़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहता है कि खाते के में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, अब 10,000 का मिश्र धन अगर पहले साल का ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, प्रथम वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे 8 गुणे 1/100 बराबर 100 रुपये हो गया। यहाँ पर ब्याज में कितना मिला, 10,000 का गुणे 8 बराबर 800। तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना मिल गया हमें, 800 रुपये। अब हम बात करते हैं कि दूसरे साल के लिए हमारा जो प्रथम ईयर के लिए मूलधन था, हमारा मूलधन कितना था, ये हमारा मूलधन था, मूलधन हमारा 10,000 था। पहले वर्ष में हमें ब्याज मिला 800 रुपये। अब हमारा दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा, के लिए 10,000 प्लस 800 मतलब 10,800। दूसरे वर्ष के लिए हमारा मूलधन ही चेंज हो गया, मूलधन ठीक है क्योंकि प्रथम ईयर का तो हमारा 10,000 था, दूसरे साल के लिए हमारा 10,800 हो गया मूलधन। अब देखते हैं दूसरे वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलने वाला है। सेकेंड ईयर का ब्याज बराबर मूलधन गुणे 8 गुणे 1/100, यहाँ से ये कट गया बराबर 108 गुणे 8, 8 का 64, 8 एकम 8। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 864। जो प्रथम वर्ष का कितना ब्याज था, 800 रुपये था, लेकिन द्वितीय वर्ष के लिए कितना मिल गया, 864। तो क्या हमारा जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 10,800 हो गया। अब यहाँ पर आ गया मूलधन जो थर्ड ईयर के लिए होगा वो कितना हो जाएगा, 11,064 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,064। तो क्या इनके बीच का जो अंतर आ रहा है, क्या अंतर आ रहा है कि इसके बीच 10,000 यहाँ पर अंतर आया, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में 800 का अंतर आया, लेकिन द्वितीय और तृतीय के बीच का कितना है, 864 रुपये है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी होता है सारा अंतर, वो बराबर नहीं है। दो पदों के बीच में 800 रुपये का आ रहा है, जबकि अगले दो पदों के लिए 864 रुपये आ रहा है। इस तरह ये जो डी है हर बार बदल रहा है, तो जो दिया गया सवाल है वो हमारा समाधान करने में नहीं होगा, सीधे लिखेंगे थर्ड है, फोर्थ है। क्योंकि मिश्र धन बार बार बदल जाता है, जबकि अंतर समान होना चाहिए एपी के लिए, जो कि नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 800 हो रहा है, फिर 864 हो रहा है। इस तरह से जो फोर्थ है वो हमारा समांतर श्रेणी बनाई गई नहीं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए, जबकि प्रथम पद ए और डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है का पहला, इसमें कहता है कि जो प्रथम पद है ए और हमारा जो डी है
वो दिया गया है, तो हमें प्रथम चार पदों की निकालना है कि प्रथम चार पद होंगे क्या। तो पहले क्वेश्चन का पहला है a बराबर 10 दे दिया है, जबकि d बराबर भी 10 दे दिया है। अब प्रथम चार पद जो समांतर श्रेणी के होते हैं वो क्या होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारे प्रथम चार पद हैं। a1, a2, a3, a4। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a मीन्स 10, पहला पद हमें कितना मिल गया 10, जबकि दूसरा पद क्या मिल जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20। अब हम तीसरे पद की बात करते हैं, तो 10 धन 2 गुणे 10 बराबर 10 धन 20 बराबर 30 आ गया। अब चतुर्थ पद की बात करते हैं, 10 धन 3 गुणे 10 बराबर 10 धन 30 बराबर 40। इस तरह से इसके जो प्रथम पद हैं, वो प्रथम चार पद हैं, वो हम जांच कर सकते हैं। कैसे, जबकि हमारा क्या दिया है, प्रथम पद और चार अंतर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि दूसरा है a बराबर -2, जबकि d बराबर 0 दे दिया है। a बराबर -2, d बराबर 0 दे दिया है। तो a1 बराबर a बराबर -2, a2 बराबर a प्लस d बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2, a3 बराबर a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a का मान हमारा है -2 धन 2 गुणे 0 बराबर -2 धन 0 अर्थात -2 आ जाएगा। a4 की बात करते हैं, अगर a4 a प्लस 3d बराबर -2 धन 3 इंटू 0 -2। हम यहाँ पर जीरो क्यों करते जा रहे हैं, 2 गुणे 0 बराबर 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा वो संख्या को भी 0 कर देता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 0 -2, अर्थात जो AP होगा -2 -2 -2 -2 डेल्टा डैश। यहाँ पर जो AP बना था हमारा, AP 10 20 30 40 डेल्टा डैश। इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ। आप लिखो इसको। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा, जो क्वेश्चन क्या है कि a बराबर दिया हुआ है 4, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3 दिया हुआ है। हमको इसके प्रथम चार पद याद करने हैं, a1 a2 a3 a4। a1 इक्वल टू a दैट मीन्स 4, a प्लस d बराबर 4 धन -3 बराबर 4 -3 बराबर 1। दूसरी पद कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। a प्लस 2d बराबर 4 धन 2 गुणे -3 बराबर 4 -6 बराबर -2 मिल गया। a प्लस 3d बराबर 4 धन 3 गुणे -3 बराबर 4 -9 बराबर -5। तो जो AP हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, AP 4 1 2 -2 -5 डेल्टा डैश। इस तरह से हम प्रथम चार पद निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है इसी का कि फोर्थ है, इसी का फोर्थ है, जहां पर a बराबर दिया गया है -1, a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है। इसके प्रथम चार पद हमें याद करने हैं। तो a1 बराबर a बराबर -1 हो गया, a2 बराबर a प्लस d बराबर -1 प्लस 1/2 हो गया। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका हर हम क्या मानेंगे, 1 है।
अब देखते हैं एलसीएम लेने के बाद 1 से हम 2 को भाग देंगे और उसके जो भी आएगा गुणा क्वोशिएंट उसका हम ले जाके ऊपर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ गया -2 + 1 अर्थात दूसरा पद है जो वो कितना आ गया है -1/2। अब हम बात करेंगे किसी तीसरे पद की a3 बराबर a + 2d बराबर -1 + 2 × 1/2। d का मान कितना है 1/2 है, तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो -1 धन 1 बराबर +0 हो गया। तो तृतीय पद कितना मिल गया 0 मिल गया। अब हम a4 देखते हैं a + 3d बराबर -1 धन 3 × 1/2। एलसीएम लेते हैं, इसका भिन्नों का जोड़ है 2 आएगा -2 + 3 तो आ गया 1/2। कैसे? क्योंकि -2 है और +3 है। जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। हमने 3 में से 2 घटा दिया तो आया 1। चिन्ह हम उसका रखते हैं जो बड़ी वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कितनी है बच्चों 3 है और 3 का चिन्ह कितना है धन है, अर्थात यहाँ पर कितना आ गया है 1/2। तो हमारी जो एपी होगी -1 -1/2 0 और +1/2 डैश। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का 5th 5वां है a बराबर -1.25 d = -0.25। तो हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो a1 = a बराबर -1.25। पहला पद हमें आसानी से मिल जाएगा, यही पहला पद होगा हमेशा। इधर थोड़ा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम मिटा देते हैं। फिर द्वितीय पद a2 बराबर a + d = a मीन्स 1.25 प्लस d का वैल्यू है -0.25 आ गया -1.50। तो जो द्वितीय पद है हमें कितना मिल गया -1.50। a3 a + 2d = -1.25 प्लस 2 × -0.25 = -1.25 माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 हम इनटू करेंगे तो 0.50। जब इनको प्लस कर देंगे तो -1.75 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम a4 ज्ञात कर लेंगे a + 3d = -1.25 प्लस 3 × 0.25 आएगा तो -1.25 -0.75 यहाँ से आएगा -2.0। इन दोनों को दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जो चिन्ह होगा वो क्या होगा हमारा जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया यहाँ पर, तो जो एपी होगा वो क्या हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.705 -2.00 डेल्टा। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इस तरह से खत्म हुआ। आप लोग फटाफट लिखो इसको, और फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। आते हैं बच्चों हम अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 3। इसमें से प्रथम पद जो पहला पद है इसमें भी पहला पद 3 है तो प्रथम पद हो जाएगा, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 0.6 है और यहाँ पर 1/3 है। तो जो हमें a निकालना है a तो कितना हो गया 3, जबकि d निकालना है d बराबर a2 - a1 बराबर 1 - 3 = -2। तो इस तरह से a बराबर 3 d बराबर -2 मिल गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। इतना ही निकालना था बच्चों में।
कि जो हमारा प्रथम पद है वो क्या होगा, और जो समांतर सारवांतर है d2 a2 माइनस a1 a2 माइनस a1, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो हमारा सारवांतर मिलेगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर टू तो माइनस 5 हो गया, जो प्रथम पद है वही क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। अब हम बात करते हैं d, तो d स्क्वायर टू a2 माइनस a1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस 5। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो a1 है ये फार्मूले का जो साइन है नेगेटिव वो तो रहेगा ही, लेकिन a1 का वैल्यू कितना है माइनस 5 है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 माइनस होने वाले हैं। अब क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ पर कितना बच गया माइनस 1 में प्लस 4 कर दो और 5 कर दो तो बचेगा कितना 4, तो d क्या हो गया हमारा 4, a जो है माइनस 5 जबकि d आ गया माइनस 4। अब हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, तो ये जो है प्रथम पद हो जाएगा a बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया, जबकि अब d की बात करते हैं तो d में क्या होता है कि a2 में दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो d बराबर a2 माइनस a1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/। अब इसमें भिन्न का घटाना आ गया, हम हर की बात करेंगे, हर क्या है दोनों समान है, तो फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे दोनों में समान है अगर तो 3 लिखेंगे, इनका एलसीएम भी लेंगे। हालांकि हमारा जो ओरिजिनल रूल है नियम से अगर चलेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। अब हम इस 3 से इस 3 को भाग देंगे तो आएगा 1 को ले जाके अंश में गुणा कर देंगे, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 5 आएगा। अब इस 3 को इस 3 से भाग देंगे तो आएगा 1, और यहाँ पर कितना हो गया 5 माइनस 1, तो d बराबर आ गया है 4/3। कितना आ गया बच्चों 4/3, जो a था हमारा 1/3 और d आ गया है 4/3। अब इसमें हम बात करेंगे कि a बराबर 0.6, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं क्योंकि प्रथम पद पूछता है और सारवांतर, तो प्रथम पद तो पहला पद है, इसमें भी पहला पद है, पहला पद पहला पद पहला निकल रहा है। अब हम d की बात करते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1 बराबर कितना हो जाएगा 1.7 a2 का मान कितना दिया है 1.7 माइनस 0.6, अर्थात अब 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो आएगा 1.1, तो d हमारा आ गया है 1.1। और ये घटाएंगे कैसे 1.7 माइनस 0.6, यहाँ से कितना बचेगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1.1, तो ये जो है हमारा घटाना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.6 एंड 1.1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ही क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं, फटाफट आप लोग लिखो। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने लिख लिया है, बाकी ये हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि कौन से ये जो दिया गया है वो कौन सा समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो इनका सारवांतर ज्ञात करना है, और अगर सारवांतर हमने निकाल लिया तो इसके 3 और पद निकालने हैं। इसमें 2-3 काम है, पहले तो चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तो फिर सारवांतर बताओ, और उसको निकालने के बाद फिर हमें श्रेणी के 3 पद निकालने हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद निकालने हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हमें d चेक करना है, d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। अगर हम d2 चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, तो d1 बराबर नहीं है d2 के, d1 बराबर d2 के नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। ठीक है बच्चों, हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे D1 और D2, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हम अगला ये कि D निकालेंगे। यहाँ पर D तो निकल ही रहा लेकिन दोनों में अलग अलग निकल रहा, और अगर हमारा कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो D क्या निकलेगा बराबर निकलेगा। इसमें देख लेते हैं कि D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 5/2 माइनस 2
बराबर एल्शियम लेंगे 2, 5 माइनस 4 बराबर 1/2 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 क्यों आ गया, क्योंकि इसका हर जो है 2 का हर क्या मानेंगे हम 1 मानते हैं। तो इस 2 को हमने इस 2 से भाग दिया इसको, तो 1 आया, 1 को ले जाके अंश में गुणा किया तो 5 में से 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब इस 1 से हमने इस 2 को भाग दिया तो हमारा कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार। अब 2 बार जैसे ही जाएगा तो हम उसके अंश में ले जाके 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा जो D1 है वो कितना निकला है 1/2। D2 की बात कर रहे हैं, A3 माइनस A2, इस वाले पद में से इसको हम घटा देते हैं, 3 माइनस 5/2। अब फिर से वही कंडीशन है कि भिन्नों का घटाना है, तो एलसीएम कितना आ गया 2, इसका हर कितना है 1 से भाग देंगे तो आएगा 2, अब 2 3 6 माइनस 5 बराबर 1/2। अब यहाँ पे D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 अर्थात AP में है। अगर AP में है तो हमें क्या याद करना है, हमें AP में है अगर तो हमें D निकालना है, और D कितना आ गया, D आ गया है 1/2, ये हमें निकालना था। अब 3 पद भी निकालने हैं, क्या 3 पद, इसके आगे वाले पद, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो हम A5 निकालेंगे, A प्लस 4D कौन सा निकालेंगे, अगला पद, अगले 3 पद निकालने हैं, तो A 2 हो गया, 4 इंटू 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। जैसे ही होता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 2 धन 2 बराबर 4। तो पांचवा पद क्या आ गया 4 आ गया। छठे पद की बात करते हैं, A6 बराबर A प्लस 5D बराबर 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यहाँ से आ गया 2 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, 4 प्लस 5 इंटू 9/2, ये छठा पद हो गया। अब हम सातवें की बात करते हैं, तो A प्लस 7D बराबर 2 गुण धन 7 सॉरी 6D होगा, सातवां पद में 6D होगा, 6 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 2 धन 3 बराबर 5। तो AP के 3 पद बराबर 4, 9/2 और 5। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा समांतर श्रेणी में भी है, D हमने निकाला उसका, और अगले 3 पद भी हमने याद किया। लिखो बच्चों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, वही चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अगर है तो हमें क्या चेक करना है, D1 और D2 निकाल लेना है, अगर वो बराबर है तो हमारी समांतर श्रेणी में है। इसके बाद हम D निकालेंगे, D निकालने के बाद इसके आगे के 3 पद हम याद करेंगे, और अगर D1 बराबर D2 नहीं है तो वहां से हम क्या कह देंगे कि ये जो दिया गया अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आओ चेक करते हैं इसको, D1 हम निकालते हैं, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर -3.2 माइनस 1.2, यहाँ से 2 से 2 चले गए तो 0 बच गया दशमलव। अब 3 में से सॉरी यहाँ पर माइनस 1.2 होगा, तो -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर दोनों का साइन क्या है अलग अलग है, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है 3.2 है, जिसका साइन क्या है नेगेटिव है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 2 में से 2 गया तो 0, आप 3 में से 1 गया तो यहाँ पर D1 कितना निकला है -2.0। D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2 बराबर -5/2 माइनस 3.2 माइनस 5/2 5.2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3.2। यहाँ से निकलेगा 0 में से 2 में से 2 गए तो 0, -5 में 3 चले गए तो -2। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है D1 = D2 है, अर्थात AP में है।
डी बराबर कितना है, डी बराबर -2.0। अब हमें इसका निकालना क्या पड़ेगा, अगले 3 पद भी निकालना है बच्चों। तो देखते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकला हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे बच्चों। A5 मीन्स A प्लस 4D, A प्लस 4D, मतलब A का वैल्यू है यहाँ पर -1.2 प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि हमारा जो D का मान निकला है वो कितना निकला है, 2.0, मतलब 2। जो डेसिमल के बाद हमारा 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हो गया -1.2 -8 बराबर -9.2। इनको हम प्लस कर देंगे, जहाँ से क्या आ जाएगा, -9.2। A6 है, A प्लस 5D इसके टू -1.2 प्लस 5 इंटू -2, दैट मीन्स -1.2 -10 -11.2। A7 बराबर A प्लस 6D बराबर -1.2 प्लस 6 इंटू -2 बराबर -1.2 -12 बराबर -13.2। तो AP के अगले पद कौन कौन से हो गए, -9.2 -11.2 -13.2। इस तरह से ये समांतर श्रेणी के अगले 3 पद जान हो चुके हैं। आप लोग लिखो। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, हमें डी चेक करना है। D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा, -6 -10 इसके टू -6 प्लस 10 बराबर 4। D2 इसके टू A3 माइनस A2 बराबर -2 -6, यहाँ पर आ गया -2 प्लस 6 इसके टू 4। तो D1 बराबर D2 है, अर्थात अनुक्रम AP है, जहां D बराबर 4। तो अगले 3 पद कौन कौन से निकालने हैं, 1 2 3 4 5वां। A5 बराबर A प्लस 4D इक्वल टू A -10 प्लस 4 इंटू D 4 इक्वल टू -10 प्लस 16 इक्वल टू 6। जबकि बात करेंगे A6 की, तो A प्लस 5D इक्वल टू -10 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू -10 प्लस 20 इक्वल टू -10। A7 बराबर A प्लस 6D इक्वल टू -10 प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू -10 प्लस 24 इक्वल टू -14। इस तरह से समांतर श्रेणी के 3 अगले पद हम जान कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 से लेके 15 तक है, हम वो अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। जो चैनल है द मैथ, उसको आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाएं। धन्यवाद।